नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, जीव जगत की विशाल और हैरान कर देने वाली दुनिया में। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस धरती पर मौजूद लाखों करोड़ों तरह के जीवों को समझने और उन्हें व्यवस्थित करने की कोशिश कैसे की गई। इसे एक बहुत बड़ी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स पहेली की तरह समझिए, जिसे सुलझाने में सदियां लग गईं। तो चलिए, इस विशाल पहेली के पहले टुकड़े से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये समस्या है क्या और वैज्ञानिकों ने इसे सुलझाने की शुरुआत की कैसे। जरा सोचिए तो, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल ब्लू व्हेल तक इस धरती पर जिंदगी के कितने अलग अलग रूप हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सबको हम समझें कैसे, इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में कैसे रखें। यही वो चुनौती थी जिसने वैज्ञानिकों को सदियों तक सोचने पर मजबूर किया। अब देखिए, इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कोई आज की बात नहीं है, ये तो सदियों से चल रही है। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि अरस्तू से लेकर लिनियस जैसे महान विचारकों ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या-क्या किया। तो देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन का आइडिया है ना, ये कोई नया नहीं है। बहुत पहले प्राचीन काल में अरस्तू ने पौधों को बस उनके साइज के हिसाब से बांट दिया। पेड़, झाड़ी और शाख, मतलब जो जैसा दिखा वैसा बांट दिया। एक अच्छी शुरुआत थी, पर बहुत ही सीधी साधी। फिर 18वीं सदी में आए कैरोलस लिनियस। उन्होंने चीजों को थोड़ा और आगे बढ़ाया और दो किंगडम सिस्टम बनाया, प्लांटी यानी सारे पौधे और एनिमेलिया यानी सारे जानवर। लेकिन जल्दी ये समझ आ गया कि जिंदगी भाई इतनी सिंपल तो नहीं है। ये सिस्टम तो आधी अधूरी कहानी बता रहा था। असली बड़ा बदलाव तो आया 1969 में, जब आर.एच. विटेकर ने एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा बेहतर सिस्टम हमारे सामने रखा। तो सवाल ये है कि लिनियस के इस सीधे साधे पौधे और जानवर वाले सिस्टम में आखिर गड़बड़ क्या थी। देखिए, असल में ये सिस्टम जिंदगी की जो असली कॉम्प्लेक्सिटी है ना, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। और इसी वजह से कुछ बड़े अजीब और गलत ग्रुप्स बन गए थे। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इस सिस्टम में कुछ बहुत बड़ी दिक्कतें थीं। पहली और सबसे बड़ी, ये बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक जीवों, मतलब जिनकी कोशिकाओं में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और इंसानों जैसे यूकैरियोटिक जीवों, जिनकी कोशिकाओं में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इनके बीच कोई फर्क ही नहीं करता था। सब एक ही थैले में। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, मशरूम जैसे जीव जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, उन्हें पौधों के साथ रख दिया गया था जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे शेर और घास को एक ही कैटेगरी में डाल देना। बिल्कुल लॉजिकल नहीं था, है ना। तो इन सारी चुनौतियों को देखते हुए ये तो एकदम साफ हो गया था कि भाई एक नए, ज्यादा साइंटिफिक और डिटेल सिस्टम की जरूरत है। और बस यहीं से शुरू होती है कहानी 5 जगत वर्गीकरण की, जिसे हम विटेकर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और इस कमाल के समाधान का क्रेडिट जाता है आर.एच. विटेकर को, जिन्होंने 1969 में बायोलॉजी की दुनिया में एक तरह की क्रांति ही ला दी। अब विटेकर का तरीका इतना क्रांतिकारी क्यों था? क्योंकि ये सिर्फ इस बात पर नहीं टिका था कि कोई जीव बाहर से कैसा दिखता है। नहीं, उन्होंने बहुत गहरे साइंटिफिक क्राइटेरिया इस्तेमाल किए, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या उसमें न्यूक्लियस है, शरीर कैसे बना है, जीव अपना खाना कैसे हासिल करता है, और सबसे जरूरी, उसका इवोल्यूशनरी इतिहास क्या है, मतलब जीवन के विशाल पेड़ पर उसकी जगह कहाँ है। इन्हीं गहरे सवालों ने क्लासिफिकेशन के पूरे तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये टेबल विटेकर के सिस्टम की पूरी खूबसूरती को दिखाती है। चलिए बस कुछ जरूरी चीजों पर नजर डालते हैं। देखिए, सिर्फ मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक हैं, बाकी सब यूकैरियोटिक। अब जरा सेल वॉल को देखिए, हर किंगडम में अलग है। पौधों में सेल्यूलोज की, फंजाई में काइटिन की, और हम जानवरों में होती ही नहीं है। और पोषण का तरीका, पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं यानी स्वपोषी हैं, जबकि फंजाई और जानवर दूसरों पर निर्भर हैं, मतलब परपोषी। इस टेबल का हर कॉलम, हर बॉक्स एक लॉजिकल वजह से है, और ये सब मिलकर जिंदगी का एक साफ सुथरा नक्शा तैयार करते हैं। तो चलिए अब इन 5 किंगडम्स के एक छोटे से टूर पर निकलते हैं और देखते हैं कि मोनेरा से लेकर एनिमेलिया तक इनमें कौन कौन से कमाल के जीव रहते हैं। सबसे पहले है किंगडम मोनेरा। इसमें आते हैं सारे के सारे प्रोकैरियोटिक जीव। आसान भाषा में कहें तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब इसी ग्रुप का हिस्सा हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से इन्हें सबसे सरल माना जाता है। इसके बाद नंबर आता है प्रोटिस्टा का। अब ये है तो एक सेल वाले जीव,
लेकिन इनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, मतलब इनमें एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। यूग्लिना इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तीसरा किंगडम है फंजाई, यानी हमारे कवक या मशरूम। ये परपोषी होते हैं, मतलब अपना खाना दूसरों से ही लेते हैं। और इनकी सबसे खास पहचान इनकी सेल वॉल, जो काइटिन नाम के एक स्पेशल मटेरियल से बनी होती है। चौथा किंगडम, ये तो हम सब जानते हैं, प्लांटी। इसमें हमारे चारों तरफ मौजूद सारे पेड़ पौधे आ जाते हैं। ये मल्टीसेल्युलर होते हैं और स्वपोषी होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। और आखिर में आता है किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हम सब यानी सारे जानवर शामिल हैं। ये भी मल्टीसेल्युलर और परपोषी होते हैं। लेकिन जो चीज़ इन्हें पौधों से एकदम अलग करती है वो ये है कि इनकी कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होती। तो हमने बड़े बड़े किंगडम्स तो देख लिए, लेकिन सवाल ये है कि वैज्ञानिक इन किंगडम्स के अंदर जीवों को कैसे बांटते हैं। इसके लिए वो शरीर की बनावट जैसी और भी कई चीज़ों को देखते हैं। चलिए इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं, सिमेट्री यानी सममिति। अब ये सिमेट्री क्या बला है? इसका सीधा सा मतलब है किसी जीव के शरीर के हिस्सों का अरेंजमेंट। क्या उसे बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है, और अगर हाँ तो कितने तरीकों से? ये जानवरों को ग्रुप्स में बांटने का एक बहुत ही जरूरी आधार है। सबसे पहली है रेडियल सिमेट्री। इसे एक पिज्जा या केक की तरह समझिए। आप उसे सेंटर से किसी भी एंगल से काटिए, आपको हमेशा बराबर स्लाइस मिलेंगे। स्टारफिश और समुद्री एनिमोन जैसे जीवों में आपको ठीक यही सिमेट्री देखने को मिलती है। दूसरी है बाइलैटरल सिमेट्री। इसमें जीव को सिर्फ एक ही लाइन से दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक लेफ्ट और एक राइट, बिल्कुल मिरर इमेज की तरह। हम इंसान, कुत्ते, तितलियां, ज्यादातर जो डेवलप्ड जानवर हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और तीसरी है असिमेट्री, मतलब सिमेट्री का न होना। इन जीवों का कोई फिक्स्ड बॉडी शेप नहीं होता और आप इन्हें किसी भी तरह से दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते। जो स्पंज होते हैं ना, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो हमने किंगडम्स को समझा, सिमेट्री को भी देख लिया, लेकिन आखिर इन सब का मतलब क्या है? हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि ये क्लासिफिकेशन इतना जरूरी क्यों है। तो क्लासिफिकेशन की असली अहमियत क्या है? देखिए, ये सिर्फ जीवों को अलग अलग बक्सों में बंद करने जैसा नहीं है। असल में ये जिंदगी के विकास की पूरी कहानी को समझने का एक जरिया है। यह हमें बताता है कि कैसे एक छोटा सा बैक्टीरिया और एक विशालकाय व्हेल दोनों एक ही ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं। यह हमें दिखाता है कि कौन सा जीव किससे कितना जुड़ा हुआ है, और ये सब कुछ साइंटिफिक सबूतों पर आधारित है, सिर्फ इस पर नहीं कि कौन कैसा दिखता है। एक तरह से ये बायोलॉजी का पूरा मैप है। और अंत में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, साइंस कभी रुकता नहीं है, यह हमेशा आगे बढ़ता है। विटेकर के सिस्टम ने लिनियस के सिस्टम की जगह ली, तो क्या ये मुमकिन है कि जैसे जैसे जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमारी समझ और गहरी होगी, ये 5 किंगडम वाला सिस्टम भी एक दिन पुराना हो जाए और इसकी जगह कोई नया सिस्टम ले ले? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि विज्ञान एक सफर है, मंजिल नहीं।